हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक डेट इज बेस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चन से प्रीवियस है गेट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें बहुत सारे बात पूछे गए हैं। सो बेस थ्योरम ये क्या होता है? सपोज आपका कोई सैंपल स्पेस है, सपोज आपका सैंपल स्पेस है एस, उसमें आपके मल्टीपल इवेंट्स हैं, सपोज E1 E2 अप टू En, ये आपके मल्टीपल इवेंट्स है, E1 E2 अप टू En। लेकिन ये सब क्या है? ये आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब म्यूचुअली आपके एग्रीमेंट है कि ये कभी एक साथ अकर नहीं करेंगे। मतलब या तो E1 होगा तो बाकी सब अकर नहीं करेंगे। E1 E2 E3 कुछ भी अकर नहीं होगा। कोई भी अगर एक अकर कर रहा है तो बाकी सब अकर नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी एक, ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो अब इसमें एक कोई इवेंट है ए, सपोज ए, तो ये क्या है? ए जो है वो डिपेंडेंट ऑन दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो ये क्या होगा? ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। तो ये हो जाएगा। लेकिन ये ए सबके साथ तो इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो जिसके साथ भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, सपोज E2 के साथ नहीं हो रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 0 हो गया। तो ये आपका ए, ये आप सबका समीशन हो जाएगा। अब जब ये सबका समीशन हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन E1 अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन En। तो ये इंटरसेक्शन, ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पढ़ाया गया था। तो ये आपका क्या हो गया? पहले कौन सा अकर हो रहा है? पहले ऑब्वियसली E1 अकर हो रहा है, ए उसके बाद अकर हो रहा है, क्योंकि E1 ए क्या है? डिपेंडेंट ऑन E1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ये हो जाएगा। प्लस आपका सिमिलरली यहाँ पर En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन En, ये हो गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप समेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि आपका सेम ही है ना। तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, तो ये आपका समेशन हो गया। ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसमें कि ई क्या है? जो इवेंट है वो ऑल इवेंट्स वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो ये आपका I इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to n। तो ये आपका बेस थ्योरम नहीं है, ये ध्यान रखना। ये आपका है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर यही गिवन है कि जो भी E है वो आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो अनदर ए इवेंट जो कि डिपेंडेंट ऑन EI है, तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होगा। तो ये सबका समीशन हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, ठीक है। ये आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अभी हम क्या निकाले? अभी हम निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, क्योंकि EI पहले अकर हो रहा है। लेकिन अगर इसी को रिवर्स कर दें, अगर बोलें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन है, कि आपको ए बता दिया गया है कि ए अकर हो रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका EI इवेंट के कारण हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी है उसी को रिवर्स कर दे तो ये आपका हो जाता है बेस थ्योरम। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन ए। लेकिन ये क्या? ये तो आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, ये आपका कंडीशनल। तो कंडीशनल क्या होता है? ये आपको बताया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, सपोज ए दो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है? सपोज पहले अकर होता है ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये हो गया। तो इसी को रीअरेंज कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये यहाँ पर है, तो क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन ए, नीचे क्या आएगा? जो यहाँ पर नीचे रहता है वो यहाँ पर नीचे आ जाता है। तो पहले जो अकर होता है, तो इस केस में पहले जो गिवन है वो ए है, तो यहाँ पर भी ए आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये तो आपको अभी डिराइव किया थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से, तो वही आपको ये हुआ। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपका PI और EI इंटरसेक्शन ए। अब जो EI इंटरसेक्शन ए, अभी तक हम क्या लिखे थे? P ऑफ EI, क्योंकि EI पहले हुआ था, P ऑफ ए गिवन EI ये। लेकिन इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, सपोज पहले अकर ए हो रहा है तो P ऑफ ए इंटू EI गिवन ए, आपको ये भी लिख सकते हैं। तो अभी हमको क्या दिया है? अभी हमको PEI इंटरसेक्शन ए, तो PEI ऑफ ए ये तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। सॉरी, ये निकालना है, तो हम इसको किसमें लिखेंगे? P ऑफ ए गिवन EI लिखेंगे। तो इसीलिए P ऑफ EI इंटरसेक्शन ए में एज्यूम करेंगे कि पहला EI हो चुका है। तो ये तो एक्चुअली पहले EI हुआ ना, इस केस में पहले ए हो रहा है,
लेकिन इस केस में लिख रहे हैं तो पहले ई आई हो चुका, ये लिखेंगे पी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, ये हो गया। और नीचे ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये तो हम थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर सब एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए गिवन ई आई, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस थ्योरम। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए, ये हो जाएगा। ये आपका कोई भी आई इज इक्वल टू इधर 1 2 3 और n इसके इक्वल है। लेकिन सपोज हम ये सभी को ऐड कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E1 गिवन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए, ये सभी को ऐड कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ En गिवन ए, ये सभी को ऐड कर देंगे तो इसका समेशन 1 आएगा। इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, फिर सबको ऐड कर दोगे ना, डिनोमिनेटर तो आपका सेम ही रहेगा क्योंकि वो टोटल समेशन है। तो ये भी आप सबको ऐड कर दोगे तो ये भी आपका समेशन हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको डेराइव करने की जरूरत नहीं, याद कर रहे हैं तो कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। तो आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, अ बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 मशीन्स ए बी एंड सी। तो 3 मशीन्स है और जो बोल्ट है वो तीनों मशीन से प्रोड्यूस हो मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ए टर्न्स आउट ट्वाइस एज मेनी आइटम्स एज बी एंड मशीन्स बी एंड सी प्रोड्यूस इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स। तो इसमें क्या हो रहा है, सपोज 3 मशीन्स है ए बी सी, तो बी एंड सी है वो सेम क्वांटिटी ऑफ मशीन्स बोल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ए कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो डबल ऑफ बी प्रोड्यूस कर रहा है। ए टर्न्स आउट ट्वाइस एज मेनी आइटम्स एज बी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ए से एक बोल्ट चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x बाय टोटल 4x। इसका क्या हो जाएगा x का x बाय 4x, सी का क्या हो जाएगा x बाय 4x। तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो ए से एक बोल्ट निकालने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2, बाकी बी एंड सी से हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये आपका बोल्ट को चूज करने का प्रोबेबिलिटी हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन, 2% of bolts produced by A and B are defective and 4% of bolts produced by C are defective. तो अब डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी A and B का 2% है, B C का 4% है। So all the bolts are put into one stock pile and one is chosen from the pile. What is the probability that it is defective? अब इसमें ऑर्डरिंग क्या दिया गया है, 3 मशीन्स है A B C। अब इसको चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, इसको क्या है 1/4, इसको क्या है 1/4। अब जो सपोज एक इवेंट है डी, तो इस डी जो है डिफेक्टिव, तो ए से डिफेक्टिव होने का चांस क्या है, ये आपका है 2%, दैट इज 2/100, ये 2/100। एंड बी का क्या है, बी का भी 2/100 है। 4 का क्या है, सी का ये आपका 4/100। तो ये आपका गिवन है। अब ये बोला गया है कि एक बोल्ट चूज करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका डिफेक्टिव हो, वो बोल्ट आपका डिफेक्टिव हो। तो सिंपली पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो सिंपल केस है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जो ऑर्डर है उस केस में जाना है। पहले आप चूज करोगे बोल्ट किस मशीन से आएगा, फिर उस पे होने का, फिर उसमें डिफेक्टिव का क्या है चांस है। तो इसलिए आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो इसको पी ऑफ डी, इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ डी को पी ऑफ डी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ डी इंटरसेक्शन बी प्लस पी ऑफ डी इंटरसेक्शन सी। तो आपको इसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसी समय आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा। अब इंटरसेक्शन के लिए आपका ये क्या, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी। तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू मार्जिनल इनटू कंडीशनल। अब पहले क्या हो रहा है, पहले आपका इवेंट ए बी सी हो रहा है, पहले तो आप चूज कर रहे हो ना, तो इसलिए पी ऑफ ए, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन है, ठीक है, ये हो गया। अब जो ये प्रोबेबिलिटी ना पी ऑफ डी गिवन इधर ए बी सी है, क्योंकि आपका डिफेक्टिव ए से कितना है, डिफेक्टिव बी से कितना है, ये आपका डिफेक्टिव सी से कितना है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है, ये आपका डी बाई ए है, ये डी बाई बी, और ये आपका डी बाई सी, ये डी बाई ए, डी बाई बी, ये डी बाई सी। तो इसमें ऐड कर लो, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फिर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी, सिमिलरली प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन सी। अब इसमें सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, उसमें चूज करने का प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू डिफेक्टिव फ्रॉम ए। सो ए से डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 2/100 प्लस फिर बी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी ये 1/4, इससे डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 2/100 प्लस ये आपका
सी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 1/4, फिर उससे डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 4/100। तो ये आपका सब्स्टिट्यूट हो गया। इसको अब कैलकुलेट करना है। तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 1 जा, ये 2 जा, ये 4 चले गया। तो ये आपका हो गया 1/100 प्लस 1/200 प्लस 1/100। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 200, तो आएगा 2 + 1 + 2 डेट इज 5/200 डेट इज 1/40। तो ये आपका सिंपल 1/40 थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी से आया। अभी बेस थ्योरम इसमें यूज नहीं किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका देयर आर 3 फेयर कॉइंस। फेयर कॉइंस से मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है। ऑब्वियसली दोनों इक्वल है और 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, तो ये आपका हाफ हो जाएगा। एंड 1 फॉल्स कॉइंस विथ हेड ऑन बोथ साइड। तो एक ऐसा कॉइन है जिसमें हेड दोनों तरफ है, हेड दोनों तरफ है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 हो गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 0 हो गया, क्योंकि टेल हो ही नहीं सकता। अ कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड 4 टाइम्स। अब आपका 3 फेयर कॉइंस है, 3 फेयर कॉइंस एंड 1 फॉल्स कॉइंस है। तो हम क्या, ये फेयर एंड ये फॉल्स, ठीक है। तो 2 इवेंट ले लेते ए एंड बी। ए क्या है, ये आपका फेयर है, बी क्या है, ये आपका फॉल्स है। अब इससे एक कॉइन चूज करें, तो एक कॉइन चूज करें, टोटल कॉइन्स कितने हैं, टोटल है 4। अब फेयर कॉइन्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4, क्योंकि यहाँ पर 3 फेयर कॉइन्स है। अब फॉल्स कॉइन्स चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/4, क्योंकि यहाँ पर एक ही फॉल्स कॉइन्स है। अब क्या बोला है 4 हेड अकर्स इफ हेड अकर 4 टाइम, 4 बार टॉस किए और चारों बार हेड आया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फॉल्स कॉइन हैज बीन चूजन एंड यूज्ड। अब इसको 4 बार टॉस किया गया। अब जब देखिए, अब एक इवेंट है टॉस का, टी लिखते हैं, तो इवेंट है 4 बार टॉस किए, तो ये आपकी गिवन है कि चारों बार हेड आया है। तो अब आपको बता दिया गया कि चारों बार हेड आया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका फॉल्स कॉइन से, तो मतलब रिवर्स जा रहे हैं, ये नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि आप पहले चूज कर रहे थे फिर डिफेक्टिव निकाल रहे थे, नीचे जा रहे थे। अब आपको ऑलरेडी गिवन है कि जितना अकर हो चुका है, 4 बार हेड फॉल्स आ चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा और क्लियर लिखते हैं। ए बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। अब आपका 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, अगर ये फेयर कॉइन है, फेयर कॉइन में 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेयर कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/2। अगर वही 4 बार हो जाए तो 1/2 टू द पावर 4, ये हो गया। अब बी का क्या है, बी क्या है, ये आपका फॉल्स कॉइन्स है, फॉल में दोनों तरफ हेड है, तो हेड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या है, ये इज इक्वल टू 1 है। तो 4 बार टॉस करेंगे, चाहे 4 बार करें या 40 बार करें, हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 ही रहेगा, क्योंकि ये आपका दोनों तरफ हेड ही है। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। 1 टू द पावर 4 नहीं आएगा, 1 ही रहेगा। ऑब्वियसली 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 ही होगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपका 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये दिया है। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि आपका 4 बार हेड आ चुका है। अब आपको निकालना है कि वो फॉल्स कॉइन से क्या है, 4 बार हेड गिवन, 4 बार ऑलरेडी हेड आ चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कॉइन आप चूज करे हैं वो फॉल्स है। तो आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन हेड। तो सपोज ये आपका ये इवेंट है हेड, ठीक है, हेड एच है, तो ये आपका एच क्या डिनोट कर रहा है कि 4 बार हेड आ रहे हैं, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एच निकालना है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स हो गया। तो इसको कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एच, इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एच डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। ध्यान रखना एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी जहां पर 4 बार हेड ऑलरेडी हो चुका है। तो इसको अगेन फॉर्मूला आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट वाइज इसको डराइव कर रहा हूँ। तो बी इंटरसेक्शन एड, अब इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बाय बी। ठीक है, बी बाई एच ऑलरेडी यहाँ लिख सकते हैं, तो लिख चुके हैं, तो यहाँ पर एच बाई बी हो गया, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब पहले बी हुआ उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हुआ है। ठीक है, तो ये हम सही तरीके से जा रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे यहाँ आ गए। अब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे दोनों का समेशन हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पहले ए अकर हुआ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन है, मतलब हम चूज किए करेक्ट कॉइन। अब करेक्ट कॉइन से 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ठीक है, ये करेक्ट से हुआ, लेकिन हम दूसरा फॉल्स कॉइन्स भी चूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो उससे हेड आने की चांसेस, 4 बार हेड आने के चांसेस क्या होंगे, तो ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड।
4 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये हुआ। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन बी, एच गिवन बी, तो ये आपका हेड गिवन बी, ये ऑलरेडी गिवन है कि अगर आपका बी सेलेक्ट हो गया तो चारों बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1 इंटू, अब यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी को चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपका 1/4 हो गया, ठीक है, ये हुआ। अब पी ऑफ ए, अब ए को चूज करने का प्रोबेबिलिटी 3/4, उससे 4 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2⁴, ये हो गया। अब नीचे ये जो है ये न्यूमरेटर के जैसा, तो एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 × 1/4। इसको अगर ढंग से लिखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एच इज इक्वल टू 1/4 × 1 by 1/4 into 1 plus 3/4 into 1/2⁴, तो 1/16, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर ये 1/4 हो जाएगा, इसको अब सॉल्व करेंगे तो 16 आपका एलसीएम में आ जाएगा, 16 + 3, तो ये आपका 1/4 बाय 19/16, तो इसको और सिंप्लीफाई करें, 1/4 इंटू 16/19, तो ये 1 सॉरी ये आपका 16 × 4 हो जाएगा, 16 × 4, ठीक है, 16 × 4, 16 × 4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 16/19, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस थ्योरम। आपका पिछले क्वेश्चन में जो पहले चूज करे थे फिर डिफेक्टिव जा रहे थे, अब इसमें ऑलरेडी ऊपर से नीचे आए, फिर आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया कि 4 बार हेड तो ऑलरेडी अकर हो चुका है, मतलब आपका जो इवेंट हेड है एच है, एच ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बी से आ रहा है, ठीक है, दो कोई हो सकते थे ए या बी, तो हेड ऑलरेडी हो चुका है तो बी से क्या है, तो ये निकालना था, तो ये आपका 16/19। सो ये आपका कंप्लीट होगा बेस थ्योरम। आगे का नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।